डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल एसएस क्लास क्लासेस। आज हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी पार्ट की। ठीक है, द्विघात समीकरण होती क्या है? सबसे पहले जान लें कि ये द्विघात समीकरण होती है क्या, आई कहां से। तो एक नाम सुना होगा 8-9 क्लास में, साथ में पॉलिनोमियल का, बहुपद का। ठीक है, वो होता क्या है? पॉलिनोमियल। अगर तो मान लो तुमसे कह दिया गया कि कोई फंक्शन इस तरीके से दिया गया एफ एक्स बराबर एंड सो ऑन, ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं कि एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, एक बहुपद समीकरण। ठीक है, अगर तो हम बात करें इसके द्विघात समीकरण की, तो द्विघात समीकरण या त्रिघात समीकरण या रैखिक समीकरण जो भी आते हैं वो सब इसी के पार्ट होते हैं। हम लोग इस वाले को मान के चलते हैं कि एक तरीके से अर्थ और में केचुआ की तरह काम करता है। अगर तो मान लो किसी ने इसका ये पार्ट कट कर दिया, इतना ये पार्ट इतना करके हटा दिया, तो ये जो पार्ट बचेगा इसका बचेगा कांस्टेंट पार्ट। ठीक है, या एब्सोल्यूट टर्म बचेगा। इसके अलावा अगर तो किसी ने इतना पार्ट अलग कर दिया तो भी ये पार्ट अपने में अलग रहेगा। इसको बोला जाएगा एक लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके अलावा अगर जो किसी ने इतना कट कर दिया तो इसको कहा जाएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन इक्वेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस होता है, जब इसके इक्वल में 0 लग जाएगा तब उसको इक्वेशन बोलेंगे, बाकी तब तक फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये, अगर तो किसी ने ये लास्ट का इतना पार्ट कट कर दिया इसका, तो हम लोग इसको ए नॉट इस तरीके से लिखेंगे। तो और इस वाले पार्ट को हम लोग लिखेंगे एक कांस्टेंट टर्म या एब्सोल्यूट टर्म। ठीक है, या इसको हिंदी बोलते हैं एक नियतांक या नियत मान। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी ने इसके ये दो पार्ट कट कर दिए तो उसको इस तरीके लिखेंगे एफ एक्स बराबर a1x प्लस a0। ठीक, इस वाले पार्ट को बोलेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल या रैखिक बहुपद बोलेंगे। ठीक है, यदि किसी ने इसके बराबर में 0 लगा दिया तो इसको बोलेंगे रैखिक समीकरण। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी ने इसके इतने पार्ट को अलग कर दिया तो फिर से हम लोग इसको बोलेंगे एफ एक्स इक्वल टू a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0। अब अभी इस वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे ये एक द्विघात बहुपद है। अगर हमें इसको चेंज करना हो इक्वेशन में, समीकरण में, तो काम ये करें, हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको लिख देंगे a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0 इक्वल टू 0। अब ये बोली जाएगी एक रैखिक द्विघात समीकरण। ये कहा जाएगा द्विघात बहुपद और ये कहा जाएगा द्विघात समीकरण। ठीक है, जो हमें पढ़ना है कॉर्पोरेट में, तुम्हारे क्लास 10 में और 11th में, उसमें क्या करना क्या है, वो किताबों में उसको इस तरीके से नहीं लिखता है। किताब में उसको इस तरीके लिख के रिप्रेजेंट करेगा, लिखेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। वो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इतना नोट करके आगे बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं द्विघात समीकरण के बारे में थोड़ा डिटेल में। ठीक है, कि अगर तो मान लो तुमने दे दी कि एक द्विघात समीकरण कोई इस तरीके से लिखी गई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसी को हम लोग मानक समीकरण यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन मान के चलते हैं। ठीक है, और ये बात तो सब लोग जानते हो कि फैक्टराइजेशन करना यानी गुणनखंड करना। गुणनखंड करने पर होता क्या है कि समीकरण जो भी दी जाएगी उसमें मैक्सिमम जितनी भी पावर होगी, मतलब उसके सबसे बड़ी वाली घात जितनी होगी, उस समीकरण से हमें यक्स के उतने ही मान प्राप्त होंगे, उतने ही मान मिलेंगे या बोल दें उस समीकरण के हमें मूल मिल जाएंगे, शून्य मिल जाएंगे। अब जरा ध्यान से देखें तो इस समीकरण में सबसे बड़ी घात कितनी लगी? 2 घात लगी है, तो इसीलिए वजह से इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस समीकरण में इसकी पावर 2 दी गई है, तो पावर 2 देने का मतलब है इस समीकरण से जो भी हमें x के मान मिलने वाले हैं वो 2 मान मिलेंगे या बोले इसके 2 मूल मिलेंगे। अगर तो हम मान लें कि इस द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है। ठीक है, अगर इस समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है तो यहां से जो भी हम लिखेंगे सम ऑफ रूट्स यानी मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। तो इस समीकरण को हम लोग लिखेंगे माइनस का b अपॉन a, मूलों का योग कितना होगा? माइनस का b अपॉन a। अगर तो लिखे गुणनफल अल्फा इंटू बीटा तो लिखेंगे कितना? c अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसके अलावा इस समीकरण को रिप्रेजेंट करने के लिए जब ये बताओ कि उस समीकरण के रूट्स कितने, अल्फा और बीटा, तो इसके लिए एक फंडा अलग होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इन केस
अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि क्वेश्चन जो भी दिया गया है वो क्वेश्चन में उसने इक्वेशन के रूट्स दिए, उसके मूल दिए और फिर तुमसे समीकरण पूछे, तो समीकरण इस तरीके से लिखी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर तुमसे बता दिया उसने कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो उसकी इक्वेशन ये लिखी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ये लिखें या हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल बता दें, हमने मान लो तुमसे बोल दिया कि हमें एक इक्वेशन फॉर्मेट बनानी है जिसके रूट्स हैं 2 और 3, ये इसके रूट्स हैं, तो हमें इक्वेशन बनानी है। तो अगर भी इक्वेशन बनानी है उसके रूट्स हमें बता दिए गए, तो 2 और 3 रूट्स देने का मतलब है कि उसने हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दी है। एक वैल्यू अल्फा की होगी और एक वैल्यू किसकी होगी, बीटा की। तो अल्फा और बीटा जब पता हो तो उसकी इक्वेशन क्या होती है ये बताइए हमें। तो इसको लिखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब रूट्स पता है हमें, लिखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। अब बट होता क्या है, कभी कभी क्वेश्चन में वो ये पूछ देता है कि अगर जो कोई तुम्हें समीकरण वो दे दे अपने आप से, तुमसे पूछेगा कि इस समीकरण को क्या ये मान संतुष्ट करते हैं या क्या ये दिए गए मान इस समीकरण के मूल हैं। कहने का मतलब इस तरीके से, जैसे इसी क्वेश्चन को ले लें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये समीकरण में दे दी गई। ठीक, अब तुमसे वो ये कहेगा कि क्या 2 व 3 इस समीकरण के मूल हैं। ठीक है, तो वो ये चेक करने की बात करेगा, कहेगा कि चेक करिए कि 2 और 3 इस समीकरण के मूल है कि नहीं है। अगर चेक करना हो हमें तो काम ये करेंगे, जो भी हमें मान दिए गए हैं, जो भी वैल्यू दी गई है, जो भी शून्य दिए गए हैं, तो उसमें से दोनों को बारी बारी से हम लोग समीकरण जिस फॉर्मेट में दी जाए, यक्स में दी जाए तो यक्स की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, वाई में दी जाए तो वाई की जगह रख देंगे। ठीक है, अब जो भी इक्वेशन में दी गई वो एक्स में दी गई, तो हम लोग काम में करेंगे, एक बार एक्स की जगह 2 लिख के चेक करेंगे, एक बार एक्स की जगह पर 3। हम 3 को हटा दे रहे हैं, हम 3 की जगह 4 कर दे रहे हैं ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। हमने काम में किया, एक बार एक्स की जगह 2 रख के चेक किया कि क्या 2 इस समीकरण का रूट है या इस समीकरण का मूल है कि नहीं। तो चेक करने के लिए हमने क्या किया, एक्स बराबर 2 इस समीकरण में पुट कर दिया। ठीक, जब हम लोग एक्स बराबर 2 इस समीकरण में लिखेंगे तो समीकरण में क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 10 प्लस 6। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। 4 प्लस 6 10 माइनस 10 कितना 0 हो गया। यानी अगर जो कोई भी वैल्यू समीकरण की मूल है या उसका शून्य है, रूट है, तो उस दिए गए समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। मतलब कहने का यह है कि जब भी वो वैल्यू रखोगे तो उसमें आरएचएस में जो भी वैल्यू लिखी होगी एलएचएस से हमें वही वैल्यू मिल जाएगी। देखो ध्यान से, इस इक्वेशन में बराबर में क्या लिखा था, 0 लिखा था। हमने एक्स का मान 2 पुट किया तो हमें आरएचएस से कितना मिल गया, 0 मिल गया। अब इसी तरीके से हम लोग एक बार चेक कर ले रहे हैं 4 के लिए। जब हम लोग चेक करेंगे 4 के लिए तो लिखेंगे एक्स बराबर 4 पुट कर रहे हैं हम लोग इस इक्वेशन में, तो एक्स की 4 चेक करें तो लिखेंगे तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6। चेक किया हमने तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 16 माइनस 20 प्लस 6। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं आएगी। चेक करो, 16 से कितना 22 माइनस 20 कितना 2 आ रहा है प्लस का, यानी ये वैल्यू 0 नहीं है। क्यों 0 नहीं है, ये बोलते हैं कि ये वैल्यू आरएचएस के बराबर नहीं है। अगर ये वैल्यू आरएचएस के बराबर नहीं है तो दिया गया मान इस समीकरण को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, जैसा कि चेक करना जान चुके हो कि कोई दी गई वैल्यू समीकरण का मूल है कि नहीं है। अगर तो ये बात पता चल जाए तो बात फिर ये उठती है कि जरा ये भी चेक करके होता है जो मूल दिए गए वो कैसे हैं, वास्तविक है कि काल्पनिक है या कैसे है। ठीक है, तो इसके लिए होता क्या है, एक अलग से स्ट्रक्चर होता है चेक करने के लिए। हम लोगों ने नाम सुना होगा डी का। डी को बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट, विविधकर, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, हम लोग डी चेक करके जाते हैं कि दिए गए समीकरण के रूट्स कैसे हैं, कि इक्वल है या रियल है या इमेजिनरी है, कैसे ऐसा बताते हैं। ठीक है,
चेक करते हैं। देखना, अगर वो समीकरण तुम्हारी क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। अगर तुम्हें इसके रूट्स बताने होंगे तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे d को, और d होता क्या है, d होता है b² माइनस 4ac, ठीक। अब d की वैल्यू के हिसाब से ये पता चल जाएगा दिए गए समीकरण के मूल कैसे हैं, वास्तविक है कि काल्पनिक है या बराबर है, ठीक है। तो चेक करें, ये समीकरण जो दी गई थी इसको हम लोग लिख ले रहे हैं, x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अगर तो हम लोग इस इक्वेशन की इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करें दोनों का आपस में, तो कंपेयर करेंगे तो ध्यान से देखना, x² का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 दिया है और यहाँ कितना लिखा है a, तो यहाँ से a की वैल्यू में क्या मिल जाएगी 1। यहाँ पर जो x का गुणांक लिखा है, जो x का कोएफिशिएंट लिखा है कितना माइनस का 5, जबकि यहाँ पर कितना लिखा है 5, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी माइनस की 5, ठीक। इसके अलावा अगर तुम लोग बात करें सी की कांस्टेंट टर्म की यानी एब्सोल्यूट टर्म की, तो यहाँ से हमें सी का मान कितना मिलेगा 6। अब जब हमें ए, बी और सी तीनों मिल गए तो हम लोग डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर तो डी की वैल्यू निकल जाएगी, डी की वैल्यू मिल जा रही है, तो हम बता सकते हैं इसके रूट्स कैसे हैं, वास्तविक है कि काल्पनिक है। रखते हैं माइनस में, तो डी, बी का मान -5 दिया है तो -5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू कितनी 6। चेक करें तो ये कितना आएगा 25 माइनस 24, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1। या ये बोल दें कि डी की वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव आई, डी की वैल्यू पॉजिटिव है, डी की वैल्यू कैसी आई पॉजिटिव कहने का मतलब है कि डी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ी। जैसा कि जानते हो कि जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं वो 0 से बड़े होते हैं और जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो लेस देन 0 होते हैं, ठीक है। अगर जो कहीं भी डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए, तो दिए गए समीकरण के जो भी रूट्स होंगे वो वास्तविक होंगे और असमान होंगे। कहने का मतलब ये कि इस समीकरण में जो भी मूल दिए गए हैं इसके मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं और असमान, भिन्न भिन्न, ठीक है। इन केस अगर जो डी की वैल्यू लेस देन 0 आती, डी की वैल्यू लेस देन 0 आती, मतलब कहने का ये कि डी की वैल्यू यहाँ से नेगेटिव मिलती। अगर तो डी की वैल्यू में नेगेटिव मिलती तो दिए गए समीकरण के जो भी रूट्स होते वो काल्पनिक होते यानी इमेजिनरी होते, ठीक है, बट डिफरेंट होते, ठीक। इसके अलावा अगर तो कहीं डी की वैल्यू 0 आ जाती, 0 आती, तो 0 आने का मतलब है कि ये डी की वैल्यू कैसी है 0 हो गई। अगर तो डी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो दी गई समीकरण के जो भी रूट्स होंगे वो रूट्स कैसे मिलेंगे में, इसके रूट्स मिलेंगे में इक्वल, ठीक है। जैसे कि बात की थी मैंने क्वाड्रेटिक की, मान लो तुम्हें 3 घात की समीकरण दी जाए, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन दी जाए। इस तरीके से अगर तो तुम्हें कोई भी क्यूबिक इक्वेशन देगा तो इक्वेशन क्या होगी, वो होगी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। वो कुछ इस फॉर्मेट की होगी। क्यूबिक का मतलब ही होता है 3 घात का, 3 घात की समीकरण तो जो सबसे बड़ी पावर है वो कितनी होगी 3 घात की होगी, ठीक है, तो तभी वो क्यूबिक होगी। अच्छा एक बात और भी, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में देखा था कि वो क्वाड्रेटिक थी, द्विघात समीकरण थी, तो उसमें x की वैल्यूज कितनी थी 2। अब ये क्यूबिक है तो यहाँ पर x की वैल्यूज भी कितनी होंगी 3 होंगी, क्योंकि पावर कितनी हो जाएगी इसकी 3 हो जाएगी। तो यानी यहाँ से जो भी हमें x की वैल्यू मिलेंगी, जो x के मान मिलेंगे वो हमें 3 मान मिलेंगे। जब x के 3 मान मिलेंगे तो क्या कहेंगे उसको हम लोग क्यूबिक इक्वेशन या त्रिघात समीकरण। तो अगर तो इसमें 3 मान मिलेंगे तो ये भी कह सकते हैं कि इस समीकरण के मूल भी कितने हैं 3 मूल है। हमने वो मान लिए कि मूल कौन कौन से हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक, ये 3 मूल होंगे इसके। अगर ये 3 मूल है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था कि हमने इनको जोड़ा था, गुणा किया था, ये सब किया था, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट रूट, तो वही काम यहाँ भी करेंगे, ठीक है। इस समीकरण के लिए हम लोग काम ये करें कि यहाँ से मूलों का योगफल निकालें, सम ऑफ रूट्स, ठीक है। इसके अलावा 3 मूल दिए गए तो इसमें यह भी तो कंडीशन बन सकती है कि हम 2 को मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर लें, 2 को गुणा करके ऐड कर लें, यानी अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। अभी हमने 2 को मल्टीप्लाई किया, अब तीनों को मल्टीप्लाई आपस में कर दें, तो यहाँ से क्या हो सकता है अल्फा बीटा और गामा, यानी इसके लिए 3 कंडीशन बन सकती है, ठीक है। थोड़ी बात और समझ रहे हैं कि जो भी हम लोग इसको सम ऑफ रूट से लिख रहे हैं, इनको जोड़ के लिख रहे हैं, तो इसको लिखने का एक मेथड और भी होता है, हम इसको लिखते हैं समेशन अल्फा, सिग्मा अल्फा, ठीक है। इसके अलावा अगर तो इसको लिखना चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा अल्फा इंटू
बीटा। कहने का मतलब ये है कि जब भी सिग्मा का हम लोग यूज करेंगे तो उसके फर्स्ट पार्ट का यूज करेंगे, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट लिखा है, इसको भी लिखने का एक फंडा होता है, हम लोग इसकी जगह लिख सकते हैं प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ये सिमिलर पाई के जैसा होता है, बट इसकी ये पैर थोड़े बाहर होते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब बात कर ले हम लोग पहले योगफल की, फिर गुणनफल की, फिर इसकी। इससे पहले एक बात और, जब भी इक्वेशन दी जाए तो उसमें जो भी साइन चलते हैं इनके वो अल्टरनेट साइन होते हैं, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस और माइनस। हम लोग इसका यूज करेंगे जब भी हम लोग मूलों के योगफल और गुणनफल की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की, या सिग्मा अल्फा या समेशन अल्फा, इसकी बात करेंगे। तो इसको लिखेंगे हम लोग कितना, माइनस का b अपॉन a, ये पार्ट रहेगा इसका। अब बात करें प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट में प्लस माइनस प्लस, अगला टर्म कैसा आएगा, प्लस का आएगा, तो हम लोग उसको लिखेंगे c अपॉन a। इसके अलावा हम लोग इसकी बात करें प्रोडक्ट की, गुणनफल की, तो प्रोडक्ट कितना है, माइनस का है, ये प्लस का साइन इसका दिया गया है, बट अकॉर्डिंग टू थ्योरी क्या होता है, माइनस होता है, तो हम लोग उसको लिखेंगे माइनस का d अपॉन a, ठीक है। तो ये लिखने का इसका शॉर्ट मेथड है जो काफी यूज होता है आगे चल के। अब अगर तुम मान लो फिर से यहीं से कहानी उलट जाए इसकी, और तुमसे वो ये बोल दे कि अभी तुम्हें हमने सिर्फ किसी भी इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा गामा दे दिए, ठीक। अगर अल्फा बीटा गामा उसने रूट्स दिए हैं, ये रूट्स उसने दे दिए, और फिर तुमसे वो बात करे कि हमें समीकरण बताइए, तो समीकरण बताने के लिए थोड़ा सा याद कर लें। जब तुम्हें दो मूल दिए गए थे अल्फा और बीटा, तो तुमने समीकरण क्या लिखी थी, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। अब कितने हैं, 3, तो हम लोग समीकरण क्या लिखेंगे इसकी, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा और x माइनस गामा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और लिखने का एक तरीका और, अभी इसको तुमने चल लिखा था द्विघात वाले में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो हम लोग इसको भी उस तरीके से लिखेंगे, लिख सकते हैं। ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो हम लोग इसको लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस, फिर कौन सा, समेशन वाला, सिग्मा वाला, यानी इसकी जगह पर अब जो भी ब्रैकेट लिखा जाएगा वो ब्रैकेट में क्या रहेगा, समेशन रहेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, या इसकी जगह लिखते हैं शॉर्ट में सिग्मा अल्फा। हम लोग उसको लिखेंगे सिग्मा अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, तो क्यूब के बाद स्क्वायर आएगा, स्क्वायर के बाद लीनियर आएगा, इसके बाद कांस्टेंट टर्म आएगा, ठीक है। अब ये प्लस माइनस, अगला टर्म कैसा आएगा, प्लस का, इसके बाद अगली बारी किसकी आएगी, इस वाले प्रोडक्ट की, तो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सिग्मा अल्फा बीटा, तो इसकी जगह लिखेंगे सिग्मा अल्फा बीटा और ब्रैकेट में एक्स। फिर क्या हो गया, प्लस माइनस प्लस, फिर अगला टर्म कैसा होना चाहिए, माइनस का, तो हम लोग इसकी जगह क्या यूज करेंगे, माइनस। बट माइनस में लिखना क्या है हमें, इसका कांस्टेंट टर्म, या बोलते हैं इसका प्रोडक्ट लिखना है, गुणनफल लिखना है, तो गुणनफल को हम लोग क्या लिखते हैं, ये प्रोडक्ट अल्फा बराबर 0, ठीक है। ये क्यूबिक इक्वेशन के लिए। इसी तरह सिमिलर वे में अगर हम बात करें बाई क्वाड्रेटिक की, तो वो समीकरण कुछ इस तरीके से होगी, ax की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ई बराबर 0। अगर जो पावर 4 कर दे, तो पावर 4 कर दे, तो इसके कहने का मतलब तो यही होगा कि इसमें जो भी x की वैल्यू जाने वाली है वो कितनी आएंगी, 4। x की जो वैल्यू जाने वाली 4 है वो कोई वैल्यू सकती है, या हम दूसरी लैंग्वेज में ये भी तो बोल सकते हैं कि इस समीकरण की मैक्सिमम पावर 4 है, तो इस समीकरण के रूट्स भी कितने होंगे, 4 रूट्स होंगे। अभी 3 थे अल्फा बीटा गामा, हम लोग इस बार के लिए मान लेते हैं जो भी इसके रूट्स रहेंगे 4 रूट्स होंगे, वो मान लिए अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ठीक है। अगर तो ये 4 रूट्स इसके होंगे, तो इस चारों रूट्स में सेम इन 3 रूट्स की तरह कंडीशन बनेगी, एक बार उनके समेशन के लिए, फिर मल्टीप्लाई के लिए, फिर अलग अलग मल्टीप्लाई, फिर लास्ट में फाइनल मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम लोग बात कर ले तो इस बार एक बार के लिए इसके समेशन की, यानी मूलों के योगफल की, तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ठीक है। इसी बात को हम लोग शॉर्ट में लिखने के लिए क्या लिखते हैं, समेशन अल्फा, ठीक है। अब अगली बात करते हैं गुणनफल की। अभी तो हमने ये यहाँ पर 3 थे, तो दो का मल्टीप्लाई हुआ, सेम कंडीशन यहाँ भी बन सकती है, तो जो अगला पार्ट आएगा, हम सारे पार्ट इस तरीके से ओपन करके नहीं लिखेंगे, जो भी अगला पार्ट इसका बनेगा वो कौन सा बनेगा, समेशन अल्फा और बीटा का। अभी एक को लिखा जो लिखे, फिर 2 को लिखेंगे,
इसी तरीके से हम लोग 3 को भी लिख देंगे समेशन अल्फा बीटा गामा, भी 4 जोड़े हैं तो किसी ने मल्टीप्लाई किया तो 2 के जोड़े को 2 को मल्टीप्लाई करके समेशन करेगा, योग करेगा उसका, किसी का बनाया तो उसने 3 के जोड़े बना लिए तो उसको इस तरीके से लिखेगा। अब इसके लिए इसके बाद एक फाइनल बचता है इसका कौन सा, इनका प्रोडक्ट का, तो हम लोग उसको लिखेंगे इस तरीके से समेशन ऑफ रूट्स यानी पहला रूट कौन था इसका, ठीक है। अब बात कर ले इनकी वैल्यूज क्या होंगी, जैसा कि इसमें हम लोग लिखा था इसमें भी साइन वैसे लेंगे प्लस माइनस प्लस, तो एक बार साइन लिख देंगे ये प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस और फिर प्लस, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज लिख लें, तो लिखते हैं इसका समेशन, समेशन क्या हो जाएगा माइनस का b अपॉन a, सिमिलर वे में अगला कितना आएगा c अपॉन a, फिर अगले वाले के लिए कितना आ जाएगा माइनस का b अपॉन a, अगले में कितना आ जाएगा e अपॉन a, ठीक है। ये तो इस चतुर्थ घात की समीकरण के मूलों के योग और गुणनफल के बारे में बात की। अगर तो मान लो वो फिर से ये काम करता कि तुम्हें इन चारों मूलों को दे देता और फिर तुमसे पूछता कि वो समीकरण क्या बनेगी, तो अगर तुमने मान लो तुमसे कह दिया कि अल्फा बीटा गामा और डेल्टा ये किसी इक्वेशन के रूट्स हैं, वो समीकरण क्या होगी उसको बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो बना सकते हो जैसे कि पीछे किया काम, तो लिख दे रहे हम अगर जो 4 रूट्स हमें ये दिए गए, ये चारों रूट्स दिए गए तो हम लोग समीकरण क्या लिखेंगे, लिखेंगे एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा और x माइनस डेल्टा बराबर 0, इस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा अगर जो मान लो उसने फिर से चालाकी की और तुम्हें सबके अलग अलग समेशन, मान लो सिंगल रूट्स उसने नहीं दिए, अब उसने क्या किया तुम्हें मूलों का योग दिया, उनके मल्टीपल का योग दिया, फिर लास्ट में उनके प्रोडक्ट का योग दे दिया, तब करो क्या, तब समीकरण क्या लिखोगे, तो जो काम तुमने यहाँ लास्ट में किया था वही काम फिर से हम लोग वही करेंगे। पावर 4 की इक्वेशन है तो सबसे पहले पावर 4 को इंट्रोड्यूस कर लेंगे लोग, लिखेंगे x की पावर 4, फिर अगला साइन कैसा आएगा माइनस का आएगा क्योंकि पहला प्लस का हो गया तो माइनस, अगले में क्या आता है योग आता है समेशन, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर समेशन अल्फा और पावर 4 का तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कितना आएगा पावर 3, फिर से प्लस माइनस, फिर अगला टर्म कैसा आएगा प्लस का, अब क्यूबिक आया तो अगला किसका आएगा स्क्वायर का आएगा, लेकिन उसके पहले समेशन किसका होगा दो रूट्स का, तो इसको लिखें समेशन अल्फा बीटा और ये एक्स स्क्वायर, फिर से साइन की बात करें तो प्लस माइनस प्लस अगला टर्म किसका आना चाहिए माइनस का आएगा। अब 2 की बात हो गई तो अगले टर्म कौन आएगा 3 वाला आएगा, तो इसको लिखें समेशन अल्फा बीटा गामा और अगले में फिर से लेंगे, ठीक है। अब फिर से चेक करें साइन प्लस माइनस फिर अगला टर्म किसका आएगा प्लस का आएगा, और लास्ट टर्म कौन सा है, लास्ट टर्म इसका एक्स आया और सबसे बड़ा कौन सा है पावर 4 का है, तो अगला जो भी टर्म आएगा वो टर्म कांस्टेंट आएगा यानी वो एब्सोल्यूट आएगा, तो कौन सा है प्रोडक्ट होता है इसका, ये इक्वेशन मिलेगी। अब अगर तो आगे भी इसके ज्यादा पावर की इक्वेशन मिले तो भी उसको सॉल्व कर सकते इस तरीके से। फटाफट फिर से बात कर लेते हैं, क्लास 10th में जो भी द्विघात समीकरण में नेचर ऑफ रूट्स होते हैं, मूलों की प्रवृत्ति होती है, जो तुमसे पूछा जाता है कि शून्यकों की प्रवृत्ति कैसी है बताइए, तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमने भी बताया था कि हम लोग चेक करते हैं इसको डी को, और डी की हमने बात की थी डी को बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा ये जो भी हमें मिलता है हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन से, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी होती है, वो शायद स्टैंडर्ड इक्वेशन में ये पड़ी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। यही वो इक्वेशन होती है जिसके लिए हम लोग बताते हैं कि जो भी समीकरण के रूट्स है वो कैसे होंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और, इस वाले पार्ट में जो भी इनके टर्म्स हैं उन टर्म्स को हम बोलते क्या है, एक बार भी जान लेते हैं। जो सबसे बड़ी पावर का कोएफिशिएंट होता है, सबसे बड़ी पावर का कोएफिशिएंट मतलब सबसे बड़ी घात वाले का गुणांक, उसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे लास्ट वाला होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म या बोलते हैं एब्सोल्यूट टर्म, ध्यान रखना इस बात को, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म या एब्सोल्यूट टर्म, और फर्स्ट वाले को बोलेंगे जो सबसे बड़ी पावर का कोएफिशिएंट होगा उसको बोलेंगे हम लोग लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। अब बात करते हैं अपने मुद्दे की, हमने कहा था कि बात करते हैं इसके नेचर ऑफ रूट्स की, तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमने कहा था हम लोग डी को चेक करते हैं,
तो अगर जो डी को चेक करें हम लोग, तो इस डी को हम लोग 3 पार्ट में देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक, इस डी को 3 पार्ट में देखेंगे कैसे। एक बार जब डी का मान लो 0 आ गया और हमने मान लिया कि डी का मान ग्रेटर देन 0 आ गया, या बोलते हैं कि डी का मान हमें कैसा मिला, पॉजिटिव मिला है। इसके अलावा इधर से डी का मान लो लेस देन 0 आया, नेगेटिव आया, ठीक है, तब की बात करते हैं। उससे पहले एक बात जान लें कि जब भी हम लोग क्लास 10 तक की बात करते हैं, क्लास 10 तक में ये जो एबीसी होते हैं ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर की बात करें, ठीक। अब अगर जो डी का मान 0 हो गया, मान लो किसी ने सॉल्व किया कोई क्वेश्चन में, हमने एबीसी के मान लिखे और वहां से हमें डी का मान क्या मिला, 0। अगर जो डी का मान हमें 0 मिलेगा, अगर जो डी का मान हमें 0 मिला, तो जब डी का मान 0 मिलेगा तो वहां पर उस समीकरण के जो भी रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। इसके अलावा एक बात और, जैसे मान लो एक एग्जांपल देख जाते हैं। हमने एग्जांपल लिखा x² + 4x + 4 बराबर 0, ठीक, ये एग्जांपल लिखा हमने। अगर जो हम लोग यहां से बात करें इसके मूलों के नेचर के बारे में बताने के लिए, तो मूलों का नेचर तो पता चल जाएगा जब डी का मान 0 आ जाएगा। डी का मान कोई भी आएगा तो हमें उसका नेचर पता चल जाएगा। बट उससे इसके अलावा भी एक बात और होती है, वो क्या होती है चेक करते हैं। अगर जो इस इक्वेशन को हम लोग इस इक्वेशन से कंपेयर करें, इससे कंपेयर करेंगे, तो यहां से हमें जो a मिलेगा 1, b मिलेगा 4 और c भी कितना मिलेगा 4। तो जब भी यहां से हम लोग d की वैल्यू चेक करेंगे तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 16 माइनस 16 यानी 0, ठीक। लेकिन d का मान 0 तो आ गया, d का मान 0 आ गया, इसका मतलब ये तो हो गया कि इसके जो भी मूल्य कैसे हैं, वास्तविक है और बराबर है। बट जो इक्वेशन दी गई उस इक्वेशन को भी एक बार फिर से देखें। इक्वेशन में लिखा है x² + 4x + 4 बराबर 0। देखने वाले ने इसको इस तरह से देखा, उसने x को लिख दिया x का स्क्वायर और इस 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। और इस वाले 2x को, सॉरी 4x को उसने लिखा 2 इंटू 2 इंटू x, ठीक है। तो ध्यान से देखो तो कुछ दिख रहा है, कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है, a² + b² + 2a इंटू b, दैट इज a + b होल स्क्वायर, ठीक है। हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर जो d का मान कभी 0 आएगा तो वहां पर उसके मूल तो बराबर होंगे, बट जो भी इक्वेशन होगी वो एक पूर्ण वर्ग इक्वेशन होगी, परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन होगी। यानी कहने का मतलब एक रिजल्ट तो ये काम का है ही तुम्हारे, बट दूसरा भी काम का रहेगा हमारे। कौन था कि यहाँ से जो भी इसके रूट्स रहेंगे वो रूट्स होंगे कैसे, तो जो भी इक्वेशन होगी वो रहेगी परफेक्ट स्क्वायर की, परफेक्ट स्क्वायर की, ठीक है। अब एक चीज और, परफेक्ट स्क्वायर की इक्वेशन तो मिल गई, बट वो किस फॉर्मेट की होगी इस बात को भी चेक कर ले। अगर जो इस वाले को हम लोग लिख दें x - b/2a, ये प्लस लगा है, तो इस प्लस को मेंटेन रखने के लिए हम लोग इसको इस तरीके से माइनस माइनस होल स्क्वायर, इस टाइप से, ठीक है। तो चेक करके देखें, मान लिखें b की वैल्यू कितनी है 4, यहां 4 लिखेंगे, चेक करते हैं, यहां लिखा हमने 4, ये 2, a की वैल्यू कितनी है 1 माइनस x होल स्क्वायर, इसको कैंसिल करें तो -2 आएगा, -2 माइनस कैसा हो जाएगा प्लस, यानी x + 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी जो भी परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन मिलेगी वो किस टाइप की होगी, वो होगी x - b/2a माइनस टाइप के होल स्क्वायर की, ये इस टाइप की इक्वेशन होगी, ठीक है। सिमिलर कंडीशन में एक बार चर्चा कर लेंगे, बाकी दो आप लोग खुद ट्राई करेंगे। बट उसके पहले एक बात जान लें, अगर जो d का मान ग्रेटर देन 0 आ गया, d का मान ग्रेटर देन 0 आ गया, कहने का मतलब वो पॉजिटिव आ गया, तो यहां से जो भी इसके हमें रूट्स मिलेंगे, जो भी इसके रूट्स मिलेंगे वो रूट्स हमको मिलेंगे रियल बट डिफरेंट, वास्तविक होंगे लेकिन कैसे होंगे, असमान होंगे। ये होंगे वास्तविक और असमान, ठीक। कहीं भी मान लो सॉल्व किया हमने, डी का मान नेगेटिव आ गया, 0 से छोटा वैल्यू आ गया, ठीक है, मतलब कहने का ये माइनस का कोई नंबर आ गया। अगर तो माइनस का कोई नंबर आ गया तो दी गई समीकरण के
फैक्टर ही नहीं होंगे। कहने का मतलब ये इस तरीके से हमने मान लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। चेक कर लें। तो यहां से हमें अगर तो कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू भी 1 मिलेगी, बी की वैल्यू भी 1 मिलेगी और सी भी कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो यहां से हम लोग चेक करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 सॉल्व किया तो डी का मान कितना आएगा 1 माइनस 4 दैट इज माइनस का 3, यानी डी का मान -3 आ गया। या हम ये बोल सकते हैं डी इज लेस देन 0। डी का मान लेस देन 0 आया तो इसके कहने का मतलब ये है कि उस दी गई इक्वेशन के फैक्टर ही नहीं होंगे, फैक्टर ही नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो फैक्टर करने के लिए भी जो तरीके होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर सॉल्व कर सकते हो, बट वो रियल नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर तो हम लोग ये बता दें कि कोई भी इक्वेशन दी गई है उसका डी नेगेटिव आ गया है, तो डी नेगेटिव आने का मतलब है कि उस इक्वेशन के रूट्स जो भी हैं वो काल्पनिक हैं, वास्तविक नहीं है। मतलब कहने का ये इमेजिनरी होंगे, ठीक है, यानी काल्पनिक होंगे। ये क्लास 10 तक के पर्याप्त है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात करें तो सीधा फार्मूले की। ठीक है, मान लो तुम्हें एक इक्वेशन दी जाती है स्टैंडर्ड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की। तुमसे कहा जाता है इसमें कि हमें एक्स की वैल्यूज बता दो, तो एक्स की वैल्यूज बता दो या इसके रूट्स बता दो। अभी ये जो भी इक्वेशन हमें दी गई है, जो भी समीकरण दी गई, तो हम लोग इसको इसके फैक्टर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए श्रीधराचार्य ने एक फार्मूला दिया था, वो था एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, बट तुम लोग पढ़ चुके हो ये जो रूट के अंदर वाला पार्ट है हम लोग इसको डी के नाम से जानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट के नाम से। तो इसको लिखने का एक फंडा और भी हो जाता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन 2a। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जो भी x की वैल्यू लिखी है वो x की वैल्यू कितनी लिखी है, 2 वैल्यू लिखी है। कौन कौन सी, एक बार प्लस के लिए लिखी है, एक बार लिखिए माइनस के लिए। इसको लिख देना सही से। x की 2 वैल्यूज हैं, एक कौन सी है माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a और अगली माइनस डी अपॉन 2a। इसमें से यही दोनों वैल्यूज देखो, जो भी इक्वेशन दी गई थी, समीकरण दी गई थी, इसके 2 रूट्स होंगे क्योंकि पावर कितनी लगी है 2। सॉल्व किया तो x की वैल्यू होगी कितने मिले में 2, यानी इसके रूट्स भी कितने होंगे 2। एक रूट होता है इसका अल्फा और अगला होता है कौन सा इसका बीटा। एक रूट इसका अल्फा और एक रूट ये बीटा। बट बात यहां से स्टार्ट होती है कि जो ये समीकरण दी गई है इसके फैक्टर ही तो करने। इसी फैक्टर करने के मेथड को या इस वाले फॉर्मूले को हम लोगों ने नाम दिया है क्या, श्रीधराचार्य। हम लोगों ने नहीं, ये जिसने किया उसने नाम दिया है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। बट ये होता कैसे, ध्यान समझना। इससे एक बात और भी समझ में आ जाएगी कि किसी भी इक्वेशन को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, सुनते बात ध्यान से। हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन दी जाती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक, हम लोग इसी दिए गए समीकरण का फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के लिए 2 बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात ध्यान से समझें, फर्स्ट पॉइंट है इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक या एक्स स्क्वायर, सीधी सीधी बात, एक्स स्क्वायर इकलौता कर लो। ठीक, सेकंड पॉइंट में सेकंड में बात कर लेते हैं कि अगर जो स्क्वायर के टर्म को हमने इकलौता कर दिया तो जो भी एक्स का कोएफिशिएंट हो, एक्स का गुणांक हो, उसको उसके कोएफिशिएंट के आधे के स्क्वायर को जोड़ दें और घटा दें, या लिख दें एक्स का कोएफिशिएंट का आधा का वर्ग जोड़ दें और घटा दें। ये बात अभी कम समझ में आई होगी, यूज करके बताते हैं। पहली बात कही है कि एक्स स्क्वायर को इकलौता कर लें, तो एक्स स्क्वायर के साथ में कौन लगा है, ए लगा है। तो काम में करें इस पूरी इक्वेशन में हम लोग ए से डिवाइड कर दें, या इस समीकरण से ए कॉमन कर लें, दोनों बातें बराबर हैं। हमने काम में किया इस पूरी इक्वेशन में ए से डिवाइड कर दिया। जब हमने ए से डिवाइड किया तो यहां से हमें दिखेगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0 अपॉन ए। ठीक, अब जरा ध्यान से देखना, तो ये दोनों पार्ट इक्वल है, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर और यहां से कितना मिलेगा बी अपॉन 2a इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। 0 अपॉन समथिंग 0 होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब हमारा पहला टारगेट तो पूरा हो गया। पहला टारगेट हमारा क्या पूरा हो गया कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है वो इकलौता बन गया। ठीक है,
अब अगर हम लोग बात करें इसके सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, कह रहा है x के कोएफिशिएंट के आधे का वर्ग जोड़ने और आधे का वर्ग घटाएं। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है कितना, सॉरी यहाँ पे 2 लिख दिया हमने, जो x का कोएफिशिएंट है वो कितना है, b/a दिया है, b/a दिया गया है। तो ध्यान रखना कि जब भी कोई भी कोएफिशिएंट दिया जाए उसको हमें आधा करना हो तो उसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें। अभी देखते हैं यहाँ से x का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, b/a है। अगर जो भी इसको आधा करना है, b/a को आधा कर रहे हैं, तो आधा करने के लिए काम हमें ये करना होता है, इसके इस वाले पार्ट में 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, b/2। ठीक है, तो हमें करना क्या है, कोएफिशिएंट के आधे का वर्ग जोड़ना और वर्ग उसका घटाना है। हमने आधा तो कर लिया, अभी हमने ना जोड़ा है ना घटाया, तो अब काम करते हैं इसमें। इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस b/a x प्लस इसका आधा कितना है, b/2a, कितना ही जोड़ना है, सॉरी इसी का वर्ग जोड़ना है, इसी का वर्ग घटाना है। तो लिखते हैं b/2a होल स्क्वायर, जोड़ दिया हमने और उतना ही घटा दिया, और जो आगे लिखा था प्लस c/a इक्वल टू 0। ठीक है, ये बराबर 0 लिखा है। अब अगर ध्यान से देखें तो ये तीन पार्ट मिलकर होल स्क्वायर बना रहे हैं, ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर। इसका 2a भी गायब हो गया है, वो गायब नहीं हुआ है, वो ध्यान से देखें, 2 से डिवाइड कर दें, 2 से कर दें मल्टीप्लाई, तो ये 2, ये a और ये पार्ट कौन सा, b, तो ये a प्लस b का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ से। तो हम लोग इसको लिख देंगे x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। तब तक ये बाकी पार्ट को चला कर लें, ये माइनस का पार्ट इधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो हो जाएगा b/2a का होल स्क्वायर, और लास्ट में कितना हो जाएगा, माइनस का c/a। ठीक, इसके अलावा काम में करें, इसका होल स्क्वायर खोल दें, होल स्क्वायर खोलने के बाद में जो भी इसका एक पार्ट लिखा है, इधर से स्क्वायर हटा के इसका स्क्वायर रूट निकाल दें। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर हट के इधर रूट लग जाएगा। तो इसको लिख दें x प्लस b/2a बराबर अंडर द रूट में हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, b²/4a² माइनस c/a। एक बात और ध्यान देना, हमने जब भी इसका स्क्वायर हटाया तो सामने वाले की दो वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू प्लस की, एक वैल्यू माइनस की, ये वैल्यू कैसे आएगी, प्लस माइनस की। ठीक है, अब इसके अलावा एक काम और भी कर लें, इस वाले पार्ट को जो प्लस का दिया है इसको भी उठा कर लें, तो इसको इधर लेके तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस का b/2a प्लस माइनस रूट में इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर। इससे डिवाइड करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई, इससे तो कितना आया, b स्क्वायर, इससे क्या तो डिवाइड किया तो कितना है 4a, इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 4ac, यह आ जाएगा x बराबर माइनस b/2a प्लस माइनस। ध्यान से देखिए, तो इस पार्ट को हमने d नाम दिया था, तो ये कितना हो जाएगा, रूट में d, और ये 4a स्क्वायर, रूट से बाहर कितना देगा हमें, 2a। अब इस बात को कंबाइन करके सही से लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट में d/2a, जो कि सिद्धांत फार्मूला है। ठीक है, इसी को यूज किया गया है, मतलब इसी को फैक्टराइज करके लिख दिया गया और बता दिया गया नाम क्या है इसका, सिद्धांत। कभी कभी इसको नाम विटाज मेथड भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम विटाज मेथड भी होता है।